नमस्कार साथियों, संकल्प क्लास में एक बार पुनः आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हम लोग लगातार समास के बारे में अध्ययन कर रहे हैं और हम लोगों ने अब तक 3 समास के बारे में अध्ययन किया: अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास। आज हम लोग जिस समास को लेने वाले हैं वह द्विगु समास। द्विगु समास के बारे में हम चर्चा करते हैं। द्विगु समास के बारे में यदि हम लोग देखते हैं तो आप लोग देखेंगे कि द्विगु समास सबसे सरल समास में से माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि इसकी विशेषता इसके नाम में ही रखी हुई है। किस प्रकार से नाम में रखी हुई है वह चीज़ आपके सामने लिखा हुआ है द्विगु। ये जो द्विगु शब्द लिखा हुआ है तो आप लोग देखेंगे कि द्विगु समास के अंतर्गत एक शब्द संख्यावाची होता है। यह सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, इसलिए हम लोग इस समास को बड़ी सरलता से, बड़ी आसानी से और छोटे छोटे, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं ट्रिक, उस ट्रिक के माध्यम से भी इस समास को आसानी से समझेंगे और ये देखेंगे कि किस प्रकार से द्विगु समास हमारे लिए आसान है, सरल है। तो आप लोग देखेंगे द्विगु समास, उस द्विगु समास में ये जो द्वि दिखाई दे रहा है आपको, यह द्वि संख्यावाची शब्द है और संख्यावाची शब्द होने का मतलब ये हो गया कि यह एक विशेषण है। और कौन सा विशेषण है? संख्यावाची विशेषण। इसका मतलब क्या हो गया कि हम लोगों ने कर्मधारय समास देखा था। कर्मधारय समास में भी विशेषण आया था और द्विगु समास में भी विशेषण आता है, लेकिन वह विशेषण किस प्रकार का है तो आप लोग देखेंगे वह विशेषण संख्यावाची है। यानी एक ऐसा शब्द जो संख्या का बोध करवाता है और संख्या के बोध के साथ साथ वह क्या हो जाता है, एक समूह को दर्शा देता है। किसको दर्शा देता है? समूह को दर्शा देता है। पीछे जो शब्द लिखा हुआ है गु, क्या लिखा हुआ है? गु शब्द लिखा हुआ है। इस गु शब्द का अर्थ होता है गाय। तो द्वि का मतलब क्या होता है? 2। यानी संख्यावाची चीज इसी में मौजूद है। इसलिए मैंने आपको कहा कि द्विगु समास नाम में ही उसकी विशेषता छुपी हुई है। तो गु का मतलब गाय हो गया, तो 2 गायों का क्या हो गया? समूह हो गया। तो इस आधार पर हम लोग देखेंगे कि द्विगु समास की जो परिभाषा है वह किस प्रकार की है। आपके सामने परिभाषा लिखी हुई है और उस परिभाषा को यदि आप लोग देखेंगे तो आपको लगेगा कि जिस समास में पहला शब्द संख्यावाची और वो भी क्या होना चाहिए? विशेषण होना चाहिए। यह चीज़ ध्यान करना है, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी शब्द के साथ, यानी किसी भी संज्ञावाचक शब्द के साथ यदि संख्यावाची शब्द आ जाए, इसका मतलब क्या हो गया कि संज्ञा की विशेषता बताने का काम कर रहा है। और जब किसी संख्यावाची शब्द के द्वारा संज्ञा शब्द की विशेषता प्रकट की जाती है तो हम उसे क्या कहते हैं? संख्यावाची विशेषण कह लेते हैं। यह चीज़ आपके सामने लिखी हुई है उत्तर पद के रूप में, यानी जो दूसरा पद हम लोग कहते हैं, उस दूसरे पद के रूप में क्या आएगा? संज्ञा शब्द आएगा। अब संज्ञा शब्द तो आएगा, लेकिन ये कहता है कि संज्ञा पद आने के बाद हम इसका विग्रह किस प्रकार से करें, तो यह कहता है कि जो समस्त पद बनेगा, यानी सामासिक पद बनेगा। एक बार पुनः आपको मैं समझा देता हूं कि सामासिक पद हम कब बनाते हैं? जब समास की प्रक्रिया पूर्ण कर देते हैं। एक चीज होती है विग्रह, ये बात मैंने पहले वाले समास के वीडियो में बताई थी। एक होता है विग्रह और एक होता है विग्रह की स्थिति से हटकर हम लोग जब उसमें से जो भी विभक्ति चिन्ह वगैरह या कोई अन्य पद आते हैं, उन पदों को हटाकर 2 जो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद, उन दोनों पदों को जब एक ही शिरोरेखा के अंतर्गत लेकर आते हैं, वहाँ पर जो नया शब्द बनता है उस शब्द को हम लोग सामासिक पद या समस्त पद के नाम से बुलाते हैं। अब द्विगु समास की परिभाषा क्या हो गई कि जिस समास में पहला शब्द
पहला शब्द की जगह हम पूर्व पद का भी इस्तेमाल कर सकते हो। पूर्व पद संख्यावाची विशेषण होना चाहिए और वो होगा। वह उत्तर पद संज्ञावाचक यानी संज्ञा शब्द होना चाहिए, यानी वो क्या होना चाहिए, विशेष्य होना चाहिए। ऐसा ही होगा। लेकिन बात क्या कहती, संख्यावाची कहती, क्योंकि विशेषण और विशेष्य हम लोगों ने कर्मधारय में पढ़ा है। और ये भी मैंने आपको बताया था कि द्विगु समास और विशेषण ये कर्मधारय समास दोनों के दोनों ही तत्पुरुष समास के भेद हैं, लेकिन धीरे धीरे उनको अलग कर दिया गया और अलग करने के बाद दोनों की अलग अलग विशेषताएं प्रकट कर दी गई। तो इस आधार पर एक समूह का, एक ग्रुप का बोध करवा देता है, इसलिए उसे द्विगु समास कहते हैं। अब जो मुख्य बात है, वह मुख्य बात क्या है, वह बात यह है कि हम कैसे पहचानें कि इसमें द्विगु समास है या नहीं है। मुख्य बात यही आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि इसके अंतर्गत द्विगु समास का प्रयोग किया गया है। तो आइए अब हम लोग जिसको देखना चाहते हैं वह चीज़ आपके सामने है। उससे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो मैंने अभी आपको कहा कि किस प्रकार से हम लोग यह तय करें, किस प्रकार से हम लोग यह तय करें कि इसके अंतर्गत इस शब्द के अंदर द्विगु समास का प्रयोग हुआ है। तो आइए अब हम संख्यावाची शब्दों की पहचान करते हैं कि किस प्रकार के शब्द जब किसी समासिक पद के साथ आते हैं तो वहाँ हम लोग उसे संख्यावाची पद माने। और उसकी पहचान के लिए आप लोग बोर्ड पर देखेंगे, आपको लगेगा कि वास्तव में ही इससे शब्द जुड़े हुए रहते हैं और इन्हीं शब्दों के द्वारा संख्यावाची शब्दों की पहचान होती है। आप लोग देखेंगे कि दो शब्द, संख्या शब्द क्या है, दो। इस दो को दर्शाने के लिए सामासिक पद के साथ क्या क्या चीज़ें आती है, किस प्रकार से शब्द लिखे हुए आते हैं। तो कई जगह आप लोग द्वय लिखा हुआ देखेंगे, कहीं आप दो देखेंगे, कहीं आप दू देखेंगे, कहीं द्वि देखेंगे। ऐसे शब्द यदि किसी संज्ञा शब्द के साथ आते हैं तो वह द्विगु समास के अंतर्गत चला जाता है। आप लोग इसको साथ साथ में नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण चीज़, इस समास का महत्वपूर्ण बिंदु, इस समास की आधार, इस समास की रीढ़ यही शब्द हैं। इनको यदि हमने सही ढंग से देख लिया, समझ लिया, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यह द्विगु समास पूर्ण हो जाएगा। बहुत आसान, बहुत सरल है। तीन को दर्शाने के लिए कौन से शब्द आएंगे, ती, त्रि और त्रय। अब एग्जाम्पल की बात करते हैं तो हम लोग एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, उदाहरण भी देख सकते हैं। कहीं पर आप लोग देखते हैं दोपहर, ये एग्जाम्पल भी आपको मैं करवाऊंगा। दोपहर ऐसा लिखा हुआ है। कहीं आप लोग, अभी आप लोगों ने देखा था द्विगु शब्द, ऐसा देख सकते हैं। कहीं आप लोग दोपहर लिखा हुआ देखते हैं, कहीं आप दोपहिया लिखा हुआ देखते हैं। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि यह जो चीज़ें हैं, यह चीज़ें शब्दों के साथ, संज्ञा शब्दों के साथ, पहर, गु, पहर, पहिया, संज्ञा शब्दों के साथ इस प्रकार के शब्द जुड़े हुए रहेंगे। और ये जो शब्द जुड़े हुए हैं यह दो को दर्शाने वाले हैं और संख्यावाची शब्द की पहचान इस प्रकार से कर सकते हैं। तीन की बात करते हैं तो आप लोग कहीं पर तिरंगा लिखा हुआ देखेंगे, कहीं पर आप त्रिकोण लिखा हुआ देखेंगे, कहीं पर आप नयन त्रय लिखा हुआ देखेंगे। तो ये शब्द भी आपके सामने रखा है, इसके बारे में भी हम बाद में चर्चा करेंगे कि भाई त्रय पीछे आ गया, आगे क्यों नहीं आया, इसकी भी चर्चा हम लोग बाद में करने वाले हैं। लेकिन यह आपको ध्यान में रहना चाहिए कि किस प्रकार के शब्द संख्यावाची के रूप में आ सकते हैं शब्दों के साथ, सामासिक पदों के साथ। आगे देखिए, आपके सामने 4 अंक को दर्शाने वाला, 4 संख्या को दर्शाने के लिए क्या क्या आ सकता है। चतु लिखा हुआ आ सकता है, चतु लिखा हुआ आ सकता है मतलब चतुष्कोण, चतु लिखा हुआ आ सकता है। चौ लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है तो 4 तो सीधा सीधा ही आ जाएगा। चौ लिखा हुआ है तो चौ का मतलब क्या हो गया, चौराहा। चौ लिखा हुआ आ गया, चौ और चवर,
चौ और चव, चव लिखा हुआ गया तो चवन्नी, इस प्रकार से लिखा हुआ आ सकता है। तो कहने का मतलब ये चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण है। मैंने इसीलिए पहले कहा कि यह इस द्विगु समास की रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ कह सकते हैं, रीढ़ खंभ कह सकते हैं। 5 को दर्शाने के लिए पंच भी आ सकता है और पंज भी आ सकता है। 6 को दर्शाने के लिए षट भी आ सकता है और षट भी लिखा हुआ आ सकता है। अब 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया। आप लोग क्या देख सकते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लोगों के ध्यान में रहे कि हम लोग किस प्रकार से द्विगु समास को सरलता से समझ सकते हैं। क्योंकि हमें जो आने वाली परीक्षाएं हैं वह परीक्षाएं आप लोगों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण हैं। चाहे आप लोग रीट की बात कर सकते हैं, पटवार की बात कर सकते हैं, ग्राम सेवक आने वाला है, ग्राम सेवक की बात कर सकते हैं, और सबसे बड़ी एलडीसी जो हाई कोर्ट की एलडीसी परीक्षा है, उस परीक्षा में ये सारे के सारे विषय जुड़े हुए हैं और ये आपके परीक्षा में आने वाले हैं। हम लोगों को ट्रिक के साथ विस्तार से अध्ययन करना जरूरी है कि ट्रिक भी आ जाए और विस्तारित रूप भी हम लोगों को प्राप्त हो जाए, ताकि हम लोग बड़ी आसानी से, बड़ी सरलता से वहाँ प्रश्न के उत्तर कर सकते हैं। मैं मेरी सारी वीडियो में आपको ट्रिक के साथ विस्तार भी बता रहा हूँ, इसलिए यदि आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो ही जो चीज़ आप चाहते हैं वह आपको मिलेगी, छोटे रूप में भी और बड़े रूप में भी। पूरा वीडियो देखें। अब हम यहाँ बात करते हैं 2 संख्या को दर्शाने की, 3 संख्या को दर्शाने की, 4 को दर्शाने की, 5 को दर्शाने की, 6 को दर्शाने की। तो इसके बाद और कैसे कैसे शब्दों को हम लोग दर्शा सकते हैं। तो आप लोग देख रहे हैं कि 7 को दर्शाने के लिए या तो शब्द के साथ सप्त लिखा हुआ आएगा या सत लिखा हुआ आएगा। तो सप्त, सप्ताह, सप्त लिखा हुआ आ गया। ये 7 को दर्शाने के लिए सप्त सही, आप लोगों ने देखा है वो विशेष है। क्यों है? कुछ नई चीज़ें भी आपको सुनने को और देखने को मिलेगी। 8 को दर्शाने के लिए अष्ट आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 9 के लिए 9 और 9 लिखा हुआ आ जाएगा। 100 के लिए शत लिखा हुआ आ जाएगा और 1000 के लिए सहस्त्र लिखा हुआ आ जाएगा। यह चीज़ आधार इसीलिए है क्योंकि यही इस प्रकार के शब्द, या तो मूल शब्द ही आ जाएगा, यदि मूल शब्द नहीं आता है तो उसका जो एक छोटा रूप होता है वह रूप द्विगु समास के सामासिक पद के साथ आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसके कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे। समास है और सामासिक पद है, दोनों चीज़ों को देखेंगे, विग्रह को भी देखेंगे, सामासिक पद और समास की जो प्रक्रिया है उसको भी देखेंगे। तो पहले आप लोग यह जो आधार है, इस आधार का आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो देखिए, अब हम लोग ये जो आधार को देखा है, अब उस आधार के अनुसार परीक्षा में प्रश्न किस प्रकार से आते हैं वह चीज़ आपके सामने है। परीक्षा में जो प्रश्न आते हैं वो इस प्रकार के आते हैं। सामासिक पद दिया हुआ रहेगा और उस समस्त पद जो दिया हुआ रहेगा, समास की प्रक्रिया जिस शब्द में पूर्ण रहेगी उसमें अब आपको देखना है और देखते ही आप सीधा इसका उत्तर दे सकते हैं। और इसका सीधा उत्तर क्या होगा और किस प्रकार से हम लोग इसका उत्तर को देते हैं, तो आप लोग देखिए कि इनमें किस समास का प्रयोग हुआ है। तो जो ही आप शब्द को देखेंगे लिखा हुआ है शत, शत मतलब 100 को दर्शाता है, उसका हिंट मैंने आपको पहले दे दिया, ट्रिक मैंने आपको पहले दे दी, शब्द की जानकारी दे दी, कौन सी संख्या शब्द की किस प्रकार की पहचान होनी चाहिए। त्रि की दे दी, 3 को दर्शाता है, 2 की दे दी, पंच की दे दी, 9 की दे दी, सप्त की दे दी और चौराहा, ये सारे के सारे शब्दों की हम लोगों ने दे दी। अब इस द्विगु समास का विग्रह करने के लिए हमें क्या ध्यान करना पड़ेगा, हमें कुछ भी नहीं करना है। केवल एक शब्द जो परिभाषा में आया था वह शब्द क्या था, वह शब्द था समूह। क्या लिखा हुआ था? समूह शब्द लिखा हुआ था। कुछ शब्दों की जानकारी भी हम लोगों को होनी चाहिए। यहाँ इस शब्द को यदि देखें शताब्दी, अब इसका विग्रह करना है। मूल चीज़ क्या है, प्रश्न 2 प्रकार के बनते हैं मुख्य रूप से, 3 प्रकार के मान लीजिए। लिखा हुआ है कि समास, इस शब्द में किस समास का प्रयोग हुआ है, कौन से समास का प्रयोग हुआ है, यह लिखा हुआ है। दूसरा प्रश्न क्या बनता है, दूसरा प्रश्न बनता है कि इस
सामासिक पद का विग्रह कीजिए, या आपको विग्रह दिया हुआ रहेगा, समास के बारे में पूछ लेंगे। मूल रूप से 3-4 प्रकार के जो प्रश्न बनते हैं उसकी चर्चा भी हमने हर समास को पढ़ते समय की है। अब हम देखते हैं कि यहाँ सत्य लिखा हुआ आ गया, मतलब ये एक संख्यावाची शब्द आ गया। पीछे क्या है, तो संधि भी आपको आनी चाहिए। मैंने आपको बार बार समास के विषय में यह चीज़ बताई है कि समास में संधि के नियमों का प्रयोग कर सकते हैं आवश्यकता अनुसार, लेकिन संधि के अंदर समास के नियमों का प्रयोग हम लोग नहीं कर सकते। समास में कर सकते हैं, संधि में समास का प्रयोग नहीं कर सकते। यहाँ हम लोग देखते हैं शब्द लिखा हुआ शताब्दी, और शताब्दी शब्द को यदि आप लोग देखेंगे तो सत का मतलब क्या होता है, 100। अब संधि विच्छेद करते हैं, यदि संधि विच्छेद करें शताब्दी का, सत प्लस अब्द, और पीछे ई लगा हुआ है, प्रत्यय लगा हुआ है, अब्द। अब हमें अब्द का पता नहीं है, इस अब्द शब्द का पता नहीं है, तब हम जाकर कहीं ना कहीं सवाल को, प्रश्न को गलत करने की स्थिति में आ जाते हैं। अब्द का वर्ष, अब्द शब्द का मतलब होता है वर्ष। इतना ध्यान हम लोगों को करना है। सत यानी 100, अब्द यानी वर्ष, दो चीज़ें लिखी हुई है, सुनना ध्यान से, समझना। दोनों चीज़ें लिखी हुई है, पहला भी लिखा हुआ है, दूसरा भी लिखा हुआ है। हमें क्या करना है, हमें समास विग्रह करते समय केवल और केवल इस शब्द को जोड़ना है और 100 वर्षों का समूह, इतना सा काम हम लोगों को करना है बस, और कुछ भी नहीं करना। इसलिए कहा कि द्विगु समास सबसे सरल समासों में है। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि सत्य का मतलब 100 हो गया, अब्द का मतलब वर्ष हो गया, और का समूह तो 100 वर्ष का समूह, तो 100 वर्ष, 100 संख्यावाची शब्द तो है लेकिन बहुवचन भी है, तो इसके साथ जो संख्या शब्द आएगा वह भी क्या आएगा, बहुवचन आएगा। और जब बहुवचन आएगा तो हमें वर्ष की जगह वर्षों करना पड़ेगा और शब्द लिखना पड़ेगा साथ में का समूह। बस इतना सा करने के साथ ही आप इसका विग्रह सीख चुके हैं। यहाँ क्या लिखा हुआ है, त्रि लिखा हुआ है। त्रि का मतलब क्या हो गया, 3 हो गया। क्या हो गया, 3 हो गया। और भुवन तो 3 भुवनों, पीछे क्या लिखना है, का समूह, ये का समूह हो गया। इसलिए मैंने कहा कि द्विगु समास बहुत सरल है, आप कहीं पर भी किसी प्रकार से कोई टेंशन लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो इन शब्दों का समास विग्रह किस प्रकार से होता है, तो देखिए आपके सामने सभी शब्दों का समास विग्रह दिया हुआ है, और आप बड़ी आसानी से, बड़ी सरलता के साथ इस समास विग्रह को समझ सकते हैं। किसका अर्थ क्या है वह आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। त्रिभुवन, त्रिभुवन का यानी त्रि का मतलब अर्थ होता है 3। भुवन शब्द आपको दिया हुआ है, मतलब क्या हो गया कि जो शब्द आपको दिया हुआ है उसमें संख्यावाची और संज्ञावाचक, संख्यावाची और संज्ञावाचक दोनों ही चीज़ें दी हुई है। जब दोनों ही चीज़ें दी हुई है तब आपको विग्रह करते समय केवल और केवल इसी का प्रयोग करना है। कई जगह समूह शब्द का प्रयोग न करके समाहार शब्द का प्रयोग कर देते हैं, तो मतलब तो दोनों का सेम ही, मतलब तो दोनों का मतलब एक ही है, क्योंकि एक ग्रुप को दर्शाने का काम करता है, एक समूह को दर्शाने का काम करता है। कि 100 अब्दों का समूह मतलब क्या हो गया, 100 वर्षों का एक ग्रुप बन गया। इसलिए शताब्दी हो गया, त्रिभुवन, 3 भुवनों का एक ग्रुप बन गया, एक समूह बन गया। दोपहर, 2 पहरों का समूह, 2 पहर किसे कहते हैं, तो आप लोग जानते हैं पहर का मतलब समय होता है। पहर मतलब 3 घंटों का एक समय है। एक दिन में 8 पहर होते हैं, 8 × 3 = 24। पहर का मतलब 3 घंटों का समूह। तो एक पहर, 2 पहर, तो 6 घंटे जब चले जाते हैं तो 2 पहर आ जाती है, तो 2 पहरों का क्या हो गया, समूह। यही चीज़ आपको ध्यान में करनी है। दोनों चीज़ें आपको दी हुई है, समास विग्रह करते समय केवल और केवल आपको यह शब्द जोड़ना है, इसका विग्रह हो जाएगा। पंचपात्र, पंच का मतलब क्या होता है, मैंने आपको आधार बता दिया, 5
पात्र तो बहुवचन है तो पात्र करना पड़ेगा, पात्रों का समूह करना पड़ेगा। नवरत्न, 9 हो गए, 9 का मतलब, सप्त का मतलब 7 हो गए, 7 का मतलब अहनो, का मतलब क्या होता है, महत्वपूर्ण चीज़ें यही होती है। अब्दों का अर्थ क्या है, अहनो का मतलब क्या है, यही चीज़ महत्वपूर्ण है और कुछ भी चीज़ महत्वपूर्ण नहीं है इस समास में। कि हम लोग इसके साथ जो शब्द आते हैं इन शब्दों को हमें समझना बहुत आवश्यक है। वह यदि हम लोगों ने देख लिया तब आप लोग आसानी से इसका विग्रह कर सकते हैं। तो 7 अहनो, यानी अहन का मतलब क्या होता है, दिन। अहर्निश, हम लोग कई बार बोलते हैं अहर्निश, अहर्निश। तब समूह बना दिया अहर निश, इस प्रकार से करते हैं। तो अहर का मतलब होता है दिन और निश का मतलब होता है रात। तो अहर निश का मतलब हो गया दिन और रात। ऐसे ही शब्द अह शब्द आया है तो अह शब्द दिन को दर्शाने का काम करता है। तो दिन को दर्शाने का काम करने पर इन शब्द का जो विग्रह है वो इस प्रकार से है। तो आप लोगों ने देखा कि हम लोग किस प्रकार से सरलता के साथ द्विगु समास को समझ सकते हैं। यह चीज़ें आपके सामने हैं। अब हम लोग इसका थोड़ा सा विपरीत रूप देखते हैं। विपरीत रूप का मतलब, मान लीजिए आपके सामने समास विग्रह लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, समास विग्रह लिखा हुआ है और समास किस प्रकार से करना है वह चीज़ अब हम लोग देखने वाले हैं। तो मेरे साथियों, आप लोग बड़ी सरलता से इस द्विगु समास को समझ सकते हैं। और यदि किसी प्रकार की कोई डाउट होती है, आपको कोई बात समझ में नहीं आती, तो आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए, ताकि हम लोग आपकी जो जिज्ञासा है, आपकी जो समस्या है, उसका समाधान हम लोग बड़ी सरलता से आसानी से कर सकें। तो चलिए अब हम लोग समास विग्रह से समास किस प्रकार से किया जाता है उसको देखेंगे। तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आपकी परीक्षा में प्रश्न किस प्रकार के आ सकते हैं, तो एक प्रकार मैंने आपको बताया कि समास दिया हुआ रहेगा और उसका विग्रह पूछा जाएगा। अब उसका विपरीत हो गया, समास विग्रह आपको दिया हुआ रहेगा और आपसे समास पूछ लेंगे। दूसरा, समास विग्रह दिया हुआ रहेगा और समास का नाम पूछ लेंगे। विग्रह दिया हुआ है फिर भी समास का नाम पूछ सकते हैं। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि मैंने आपको जो चीज़ बताई थी छोटी सी, वो क्या बताई थी कि जिस समास के विग्रह में पीछे का समूह लिखा हुआ रहता है वह समास स्वतः ही किस में चला जाता है, द्विगु समास के अंतर्गत चला जाता है। ऐसे भी देख सकते हैं। दूसरा, आप लोग यहाँ 8 सहस्त्र यानी 1000, 6, 4 और उसके ठीक बाद संज्ञावाचक जो शब्द हैं उन संज्ञावाचक शब्दों को भी देख रहे हैं। ये संख्यावाचक है और यह संज्ञावाचक है, तो दोनों ही शब्दों को देख रहे हैं। और फिर पीछे क्या है, एक ग्रुप किया हुआ है, यानी समूह बनाया हुआ है, तो समूह को भी देखते हैं। तो जब दोनों ही चीज़ें इसमें आ गई तो ये द्विगु समास हो गया। हमें प्रश्न एक और पूछता है, समास विग्रह दिया हुआ है और हमसे पूछता है कि इसका सामासिक पद कौन सा होगा, समस्त पद कौन सा होगा। ऐसा भी प्रश्न हम लोगों को परीक्षा में देते हैं। तो अब आप लोग इसको ऐसे देखेंगे तब आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि का समूह लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब ये द्विगु समास के अंतर्गत है। अब हम इसके समासिक शब्दों को, समस्त पद को देखते हैं। तो आपके सामने जो शब्द लिखे हुए हैं वह 8 धातुओं का समूह। तो हम 8 को जब समास बनाएंगे तो किस में बदल देंगे, अष्ट में बनेंगे, यानी एक इसको लेना है और एक इसको लेना है। इसलिए मैंने आपको पहले ही इसका आधार बता दिया था, इसकी जो रीड थी वो मैंने आपको पहले ही बता दी। 8 का अष्ट, धातु का धातु। सहस्त्र का मतलब 1000 होता है और अब्द को मैंने पहले ही आपको बताया था, अब्द का मतलब होता है वर्ष। तो सहस्त्र वर्ष, 1000 वर्ष, तो सहस्त्राब्द हो गया, क्योंकि इसमें संधि हो गई। देख लीजिए, सहस्त्र प्लस अब्द, तो अ और अ मिलकर क्या हो गया, आ हो गया। तो यहाँ हो गया
सहस्राब्द, सहस्राब्द दोनों मिल गए, दीर्घ संधि हो गई दोनों में, तो दीर्घ संधि से युक्त या कोई भी संधि का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। 6 रसों का हो गया तो षड रस। अब षड रस कैसे करते हैं? शब्द वहाँ षट प्लस रस, तो ट के बाद यदि र आ गया तो ट अपने तीसरे में बदल जाएगा, तो शब्द बन गया षड रस। यहाँ 6 के साथ हम लोग षट भी लिख सकते हैं, षट रसों का समूह कोष्टक में इसको भी लिख सकते हैं, क्योंकि मूल शब्द ये बना हुआ आएगा, तो संधि इसका विग्रह करते समय हम लोग षट का प्रयोग कर सकते हैं। चवन्नी, चवन्नी यहाँ कोष्टक में आप लोग चौ भी कर सकते हैं, तो चौ यानी 4। अब विग्रह करते हैं तो 4 अणु का समूह, और जब समास करेंगे तो चवन्नी कर देंगे। नवग्रह, नौ का मतलब 9, और मूल इसका जो रूप बदलता है पहचान के लिए, तो 9 आ जाएगा। ग्रह, ग्रह, और मैंने बताया था विग्रह करते हैं तो बहुवचन आता है, और जब वापस समास करते हैं तो एक वचन बन जाता है। 3 पीटकों का समूह, त्रिपिटक जानते ही हो, जैन धर्म में है, तो 3 को त्रि कहते हैं, पिटक एक वचन बन गया। तो परिवर्तन क्या होता है? आंशिक जो परिवर्तन होता है वह इस प्रकार का, 7 रंगों का, तो 7 यानी शब्द हो गया, रंग यानी रंग, शतरंग हो गया, शतरंगी हो गया, शतरंग, शतरंगा हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग इसके समास विग्रह को भी देखते हैं, समास को भी देखते हैं। तो यह जो चीज़ थी वह बिल्कुल द्विगु समास में बेसिक चीज़ें थी। अब जो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ वह इससे थोड़ी सी हटकर है। वह क्या चीज़ें हैं, उससे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आप लोगों को कुछ उदाहरण के रूप में भी मिल जाए और आपको ध्यान में आ जाए कि हमें किस प्रकार से परीक्षा में प्रश्नों को करना है। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे इस समास को पूर्ण करते हैं। अब हम तो अभी आप लोगों ने देखा कि कुछ अलग चीज़ें हम लोग आपके सामने रखने वाले हैं। तो यहाँ जो चीज़ लिखी हुई है वो क्या है कि कुछ शब्दों के साथ संख्यावाची शब्द जो है वो बाद में आता है, इसलिए मैंने कहा कि हम एक कदम आगे बढ़ते हैं। वो जो सरल चीज़ें थी वो हमने पहले कर ली। अब पहले क्या आता था? प्रथम पद के रूप में आता था। अब ये कहाँ आ गया? द्वितीय पद के। ये कुछ एक शब्द हैं, इसलिए हमें उनका थोड़ा ध्यान रखना है। उत्तर वही है, उसी प्रकार का है, समास विग्रह वही है, बस अंतर कितना है? संख्यावाची शब्द बाद में आ गया, और कोई भी चीज़ विशेष इसमें नहीं है। लेकिन एक कदम तो आगे बढ़ गए। पहले संख्यावाची शब्द हम बार बार आगे ही देख रहे थे, लेकिन कुछ ऐसे शब्द हैं जिसमें पीछे भी आ सकता है। जैसे पहले हमने भुवन शब्द को देखा था तो त्रिभुवन के रूप में देखा था, अब पीछे भी आ गया, तो कुछ शब्दों के साथ वो पीछे भी आ सकते हैं। कई शब्द संख्यावाची पीछे भी आ सकता है, लेकिन आप लोग देखो यहाँ त्रि लिखा हुआ, यहाँ त्रय लिखा हुआ, तो उसके रूप में भी थोड़ा बहुत परिवर्तन हुआ। इसलिए मैंने कहा कि एक कदम आगे बढ़ के हम लोग देखते हैं। तो ये कहता है संख्यावाची शब्द बाद में भी आते हैं। कहाँ आते हैं? बाद में भी। उत्तर इनका यानी विग्रह इनका वैसा ही रहेगा, पक्ष द्वय जो लिखा हुआ है। करना कैसे है? द्वय का मतलब 2 आगे लेकर आ जाइए, पक्ष पक्षों कर लीजिए, विग्रह करना है का समूह, बस इतना सा काम आपको करना है। यानी जो मूल शब्द है विग्रह है, उस विग्रह में तो संख्यावाची शब्द पहले ही आ रहा है, लेकिन हुआ क्या जब हम लोग इसका समासिक पद बनाते हैं तब द्वय शब्द हम पीछे लेकर आ जाते हैं, लेकिन विग्रह में क्या होगा? आगे ही है। तो इसलिए संख्यावाची शब्द विग्रह में आगे है, लेकिन समास करते समय पीछे आ जाता है। तो ये हमें कंफ्यूज ना कर दे, इसलिए मैंने आपके सामने कुछ एग्जाम्पल रखे, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और अंत में कुछ विशेष बातें हम लोग करने वाले हैं इसके संबंध में। यह चीज़ आपके सामने है, स्पष्ट रूप से रखी हुई है, आप उसका स्क्रीनशॉट लें। और अंत में हम जिस चीज़ को पढ़ रहे हैं, मैंने लिखा है, आप नोट्स के रूप में इसको लिखिए। ये दातव्य बिंदु जो है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कहता है कि संख्यावाची शब्द का प्रयोग और किस समास में होता है? तो ये कहता है संख्यावाची शब्दों का प्रयोग बहुव्रीहि समास में भी होता है। अतः ध्यान क्या रखना है
इस चीज़ का ही ध्यान करना है। विकल्प के आधार पर ही हमें उत्तर का चयन करना चाहिए कि उसमें संख्यावाची शब्द होने के बावजूद भी वह द्विगु समास है या बहुव्रीहि समास है। मुख्य चीज़ यही है। और मैं कहता हूँ कि इम्पोर्टेंसी जिसे हम कहते हैं वो इम्पोर्टेंसी यही है इस द्विगु समास में। तो देख लीजिए, आपके सामने कुछ शब्द लिखे हुए हैं। दशानन, 10 शब्द लिखा हुआ है। पंचानन, पंच लिखा हुआ है। त्रिनेत्र, अष्ट, क्षण यानी क्षण का मतलब 60, अष्ट, षट, सहस्त्र, चतुर, पंज और सप्तशय। ये क्या कहता है? ये कहता है कि जिन शब्दों का पर्यायवाची शब्द बनता है, ऐसे शब्द जो क्या हो गए हैं, एक होता है, कुछ शब्द होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा शब्दों के प्रकार जब हमने पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो आगे पढ़ेंगे। ये कहता है कि कई शब्द रूढ़ हो जाते हैं, फिक्स हो जाते हैं, योग रूढ़ जिसे हम कहते हैं। तो वह शब्द जो ही बोलेंगे वह शब्द एक विशेष चीज़ के लिए प्रयुक्त होने लग जाएगा। यहाँ दशानन शब्द जब बोलते हैं तो दशानन शब्द बोलने का मतलब क्या हो गया? आपका ध्यान कहाँ जाएगा? रावण की तरफ जाएगा। जो ही हम लोग त्रिशूल बोलते हैं तो आपका ध्यान कहाँ जाएगा? शिव जी का जो अस्त्र है उसकी तरफ जाएगा। जो ही आप त्रिनेत्र बोलते हैं, त्रिनेत्र बोलते ही आपका ध्यान कहाँ जाएगा? इसलिए कहते हैं योग रूढ़ शब्द बन गए, यानी बने दो अलग अलग शब्दों को मिलाकर है। दो अलग अलग शब्दों को मिलाकर बनने के बाद वह किसी एक चीज को दर्शाने के लिए फिक्स हो गए, रूढ़ हो गए एक के लिए, एक को दर्शाने के लिए। तो यहाँ हुआ क्या? संख्यावाची शब्द है, संज्ञावाची शब्द है, लेकिन फिर भी यह द्विगु समास में नहीं आते, यह बहुव्रीहि समास में चले जाते हैं, क्योंकि ये शब्द योग रूढ़ बन चुके हैं। और योग रूढ़ शब्द का मतलब ये होता है कि यह किसी एक के लिए प्रयुक्त होने लग गए। त्रिनेत्र कहते ही आपके ध्यान में शिव आ जाते हैं। अष्टावक्र कहते ही आपके ध्यान में एक ऋषि आ जाते हैं, तो अष्टावक्र उसी के लिए है। 8 प्रकार से मुड़ी हुई कोई और चीज़ भी हो सकती है, लेकिन अष्टावक्र जो ही शब्द बोलते हैं, तिरंगा, जो ही आप तिरंगा शब्द बोलते हैं तब आपका ध्यान कहाँ जाता है? आपका ध्यान जाता है अपने झंडे की तरफ, जाता है कि नहीं जाता है? षणमुख जिसके 6 मुख हैं, कार्तिकेय की तरफ चला जाएगा, शिव की तरफ चला जाएगा। पंचानंद बोलते हैं शिव की तरफ, षणमुख कहते हैं कार्तिक की तरफ चला जाएगा। अष्टाध्यायी जो ही बोलते हैं तो एक पुस्तक है पाणिनि के द्वारा रची हुई, तो उस विशेष पुस्तक की तरफ चला जाएगा। सप्तशई बोलते हैं तो बिहारी की एक रचना है, उस रचना की तरफ चला जाएगा। 700 दोहों का जो समूह है उसके लिए पंजाब एक राज्य की तरफ चला जाएगा। चतुरानन 4 मुख हैं, ब्रह्मा की तरफ चला जाएगा। सहस्राक्ष जिसके 1000 आंखें हैं, इंद्र की चला जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि जब कोई शब्द संख्यावाची तो है, उसके साथ क्या है? संख्यावाची तो है, लेकिन वह क्या हो गया? योग रूढ़ हो गया, फिक्स हो गया, किसी एक के लिए प्रयुक्त होने लग गया। ऐसे शब्द द्विगु समास में न प्रयुक्त होकर वह बहुव्रीहि समास में चले जाते हैं। तो यह मैंने कहा आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली चीज़ है। दूसरा, मैंने आपको ये बात भी कही कि संख्यावाची शब्दों का प्रयोग बहुव्रीहि समास में आता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि हम लोगों को क्या देखना चाहिए? जो 4 विकल्प दिए हुए हैं उन 4 विकल्पों को भी देखना चाहिए। कैसे देखना चाहिए? जैसे लिखा हुआ है त्रिनेत्र शब्द मान लीजिए लिखा हुआ है, हालांकि मैंने आपको बता दिया है कि बहुव्रीहि समास में ही जाता है, लेकिन कई बार कहते हैं कि त्रिनेत्र शब्द में विग्रह किस प्रकार से किया हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है 3 नेत्र हैं जिसके, यदि इस प्रकार से लिखा हुआ है 3 नेत्र हैं जिसके, त्रिनेत्र हैं आपके सामने लिखा हुआ है, 3 नेत्र हैं जिसके, तो आपका ध्यान कहाँ जाएगा? तो वो तो शिव है। और मान लीजिए लिखा हुआ जाए
3 नेत्रों का समूह, मान लीजिए ऐसा लिखा आ जाए। यही तो महत्वपूर्ण चीज़ है, विकल्प महत्वपूर्ण है और कोई चीज़ महत्वपूर्ण नहीं है समास के अंदर, क्योंकि हम हर एक समास को पढ़ रहे हैं, ऐसे ऐसे शब्दों को देख रहे हैं जो शब्द कर्मधारय में चले जाते हैं, तत्पुरुष में चले जाते हैं, अवयव भाव में चले जाते हैं। तो इम्पोर्टेंस है किस चीज़ की? विकल्प की। विकल्प किस प्रकार का है? यदि विकल्प इस प्रकार का आया हुआ है तो क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि हो जाएगा। और विकल्प यदि इस प्रकार का आया हुआ है तो क्या हो जाएगा? द्विगु हो जाएगा। अब हमारे दिमाग में प्रश्न बन, दोनों ही आ गए तो दोनों आ गए तो पहले तो देखो कि उन विकल्प के नीचे और कुछ विकल्प दिया हुआ है क्या? एक विकल्प दे दे पहला, एक विकल्प दे दे पहला और दूसरा। हर समास में ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। यदि आप ईमानदारी से वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा, बहुत कुछ चीज़ें मिलेगी, वो भी विस्तार से मिल रही है, ट्रिक के साथ भी और विस्तार के साथ भी। अब बात आती है कि केवल मैंने लिख दिया त्रिनेत्र, क्या लिख दिया? त्रिनेत्र लिख दिया। अब इस त्रिनेत्र शब्द के अंदर समझना ध्यान से, इस त्रिनेत्र शब्द के अंदर समास कौन सा है? त्रिनेत्र शब्द के अंदर समास कौन सा? नंबर 1 बहुव्रीहि, नंबर 2 द्विगु, नंबर 3 अवयव, नंबर 4 कर्मधारय। दोनों ही आ गए। अब आप कहते हैं कि हमने तो द्विगु पढ़ा है, ऐसा नहीं है। यहाँ आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो योग रूढ़ हो गया, जो फिक्स हो गया किसी के लिए, तो वह बहुब्रीहि के अंदर ही जाता है। तो त्रिनेत्र शब्द बहुब्रीहि समास का है, लेकिन विकल्प को जब हम देखते हैं दोनों ही आ गए तो इस प्रकार से बहुब्रीहि को करना है, बहुब्रीहि ही को ही करना है, द्विगु को नहीं करना है, क्योंकि ये योग रूढ़ शब्द हैं और जो योग रूढ़ शब्द होते हैं वह बहुब्रीहि को ही दर्शाते हैं, क्योंकि ये किसी न किसी के क्या है? पर्यायवाची है। यही चीज़ सबसे महत्वपूर्ण है इस समास में। ये जो 2 बातें मैंने आपके सामने रखी है, ध्यान रखने वाली जो बात है, और जो प्रथम शब्द के अलावा कई बार द्वितीय शब्द में भी संख्यावाची शब्द आ जाते हैं, तो यह महत्वपूर्ण है, इसके अलावा कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। और आप लोगों ने ये जो एग्जाम्पल कुछ मैंने रखे हैं, इन एग्जाम्पल का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि यह एग्जाम्पल आपको ध्यान में रहे कि यह परीक्षा में किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। और यह शब्द महत्वपूर्ण शब्द है, दशानन शब्द कई बार परीक्षाओं में पूछा हुआ है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और इसके बाद आपसे मेरा इतना ही निवेदन रहेगा कि जो परीक्षाएं चल रही हैं, यानी आने वाली हैं, पटवार की परीक्षा आने वाली है, रीट की परीक्षा आने वाली है, तो आप लोग इन वीडियो को इत्मीनान से देखिए। यदि आप इनको इत्मीनान से देखेंगे तो आप लोग लगेगा कि हमने विस्तार से चीज़ों का अध्ययन किया है। और एक बार यदि हम सही ढंग से इन चीज़ों का अध्ययन कर लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि फिर हमें कहीं किसी प्रकार से जाने की आवश्यकता नहीं। दूसरा, यह जो चीज़ हम दे रहे हैं और पूर्ण विस्तार के साथ दे रहे हैं, अंग्रेजी की वीडियो हो चाहे हिंदी की वीडियो हो, हम आप लोगों को पूर्ण विस्तार के साथ दे रहे हैं। निःशुल्क है, कुछ भी शुल्क आपके द्वारा हमें दिया नहीं जा रहा है, हम लोग आपसे शुल्क ले नहीं रहे हैं। तो जब चीज़ और विस्तार से मिल रही है, निःशुल्क मिल रही है, तो मैं समझता हूँ कि उसका आनंद हम लोगों को खूब लेना चाहिए। आप लोगों से निवेदन, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यदि कोई बात आपको समझ में नहीं आती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। धन्यवाद। जय हिंद।